आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल बारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून से लेकर के 24 जून तक, यानी तकरीबन 3 से 4 दिन तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और उसके बाद 24 और 25 इजिप्ट के दौरे पर रहेंगे। और ये जो पूरा दौरा है उनका, ये सरकारी दौरा है, आधिकारिक दौरा है। स्टेट गेस्ट के तौर पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब और जो फर्स्ट लेडी अमेरिका की हैं, उन्होंने उनको इनवाइट किया है। और सरकारी एक तरह से जो एक एजाज दिया जाता है, वो तमाम एजाजात यहाँ पर उनकी खिदमत में रखे जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि चूंकि प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका का विजिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो दौरा है ये अपने आप में बिल्कुल अलग दौरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजाज में जो बाइडेन साहब ने इस पूरे विजिट को, उनके अपने विजिट पे ये पूरा दौरा शुरू हो रहा है। तो इस दौरे को लेकर के काफी जो है अहमियत की नजर से देखा जा रहा है। ये भी जो है गौर किया जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जब इस दौरे पर जाएंगे, चूंकि पहली बार जो अमेरिकन कांग्रेस है उसको संयुक्त रूप से वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो बाइडेन साहब जो डिनर दे रहे हैं उनके एजाज में, वो भी उसमें शामिल होंगे। और उसके अलावा भी कई एक प्रोग्राम है जिसमें उनको शिरकत करना है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो अमेरिका और भारत की स्ट्रेटजी पॉलिसी है और जो साझेदारी है, अमेरिका की तरफ से बराबर पिछले कुछ दिनों से ये बात कही जा रही है कि भारत का दौरा, भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों देशों को करीब लाने और रिश्तों को और ज्यादा मधुर और मजबूत बनाने के लिए ये दौरा किया जा रहा है। हालांकि इस दौरे से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका में थे। वहां पर उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए थे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से अमेरिकन जो सरकार है उसके प्रशासन की तरफ से जो एक बयान सामने आया और ये कहा गया, जो एक लोकतंत्र को खतरे की बात वहां पर राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद ये जो बयान आया सामने, उसमें साफ तौर पे ये कहा कि अगर भारत के लोकतंत्र को समझना है तो भारत के लोग, भारत यानी नई दिल्ली जाकर के देखना होगा और उन चीजों को समझना होगा। तो ये भी समझा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी की जो विजिट थी वो कुछ कारगर हो पाई है या नहीं, प्रधानमंत्री का जो दौरा है कितना असरअंदाज होगा। कई तरह के यहाँ पर सवाल हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब हैं, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूएसए हैं। हम उनका बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, फॉर्मर राज्यसभा एमपी हैं और चेयरमैन इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, वो हमारे साथ हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस पैनल में हिज एक्सेलेंसी मिसेस मंजू सेठ साहिबा भी जुड़ी हुई हैं। कई देशों में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, बहैसियत एम्बेसडर अपनी खिदमात को अंजाम देती रही हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम थोड़ा सा और बताएं कि डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब जो है, चूंकि ये प्रेसिडेंट है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ मुस्लिम फॉर इंटरफेथ रिलेशंस, यानी WCMIR, जो कि एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, आप उससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ इस पैनल में एक खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार सोशल एक्टिविस्ट अजीत सिंह शाही साहब भी मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले हम अजीत आप ही के पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का चूंकि दौरा शुरू होने वाला है, उस दौरे को लेकर के बाइडेन प्रशासन इस वक्त किस तरह की तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? अभी कल मैं वॉशिंगटन डीसी में था, कल सैटरडे था। तो जी वहाँ पर जगह जगह सड़क पर व्हाइट हाउस के आसपास भारत और अमेरिका के झंडे लग गए हैं। जी और काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ तैयारियां चल रही हैं। जी। ये एक बहुत अहम विजिट है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, और हम्म यूएस इंडिया रिलेशनशिप के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी है, ये मील का पत्थर है ये। हम्म। जैसा कि आप हजरात को मालूम होगा कि यहाँ पर मोदी आ रहे हैं, उनको स्टेट डिनर मिल रहा है और वो जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे।
तो बाइडेन के कार्यकाल में, बाइडेन जनवरी 2021 से, यानी करीबन करीबन 2.5 साल से बाइडेन राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और इन 2.5 सालों में उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को इसके पहले स्टेट गेस्ट करके बुलाया है। इसमें एक फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन साहब हैं, और अब उन्होंने मोदी जी को बुलाया है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। तैयारियां जबरदस्त हैं। उसकी एक वजह, बड़ी वजह ये है कि जो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदे हैं, वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। अभी परसों नरसों खबर आई थी कि $3 बिलियन के खर्चे पर भारत अमेरिका से करीब 31 ड्रोन खरीदेगा, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी लोग इस्तेमाल करेंगे। साथ ही ये भी संभावना है, ये भी मालूम पड़ता है कि जब यहाँ पर मोदी रहेंगे तो जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि अमेरिकन कंपनी है, और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, जो भारतीय कंपनी है, उनके बीच एक करार होगा। और जनरल इलेक्ट्रिक के जो हवाई जहाज के, लड़ाकू विमान के जो इंजन बनाते हैं, उनके उनके उत्पाद के लिए भारत में फैक्ट्री लगा के उनके उत्पाद के लिए इस पर उनका समझौता होगा। साथ ही अभी पिछले हफ्ते, इस हफ्ते जो बीता हफ्ते, इसके पिछले फ्राइडे को, शुक्रवार को, यानी आज से करीबन आप समझिए 9 दिन पहले, एयर इंडिया ने ये एक अनाउंस किया उन्होंने कि उन्होंने जो आज फरवरी में अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ 220 हवाई जहाज खरीदने की डील की है, उसमें उन्होंने प्री पेमेंट कर दिया। तो ये नहीं बताया उन्होंने कि कितना प्री में पेमेंट किया है, लेकिन वो डील $34 बिलियन की थी। तो $34 अरब की वो डील है, और उसमें प्री पेमेंट इंडस्ट्री नॉर्म, जो अखबार वगैरह लिख रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह के इंडस्ट्री नॉर्म है कि 30% वो प्री पेमेंट तक होता है। तो अगर हम 34 बिलियन का 30% लगा लें तो $9 बिलियन है। तो 3 बिलियन तो अभी ये ड्रोन खरीदेंगे। 9 बिलियन उन्होंने पिछले हफ्ते एयर इंडिया ने बोइंग को दिया है, वो भी एयर इंडिया का अपना पैसा नहीं है, बैंकों का पैसा है। तो $12 बिलियन ये हो गए। बाकी जनरल इलेक्ट्रिक की डील है। बाकी अभी पिछले हफ्ता 5 जून को अमेरिका के रक्षा मंत्री जो है लॉयड ऑस्टिन, वो दिल्ली होकर आए हैं, और लॉयड ऑस्टिन ने वहाँ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक समझौता किया है। उस समझौता का नाम है रोड मैप फॉर जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी संयुक्त रक्षा निर्माण के, रक्षा उत्पाद के निर्माण की जो रोड मैप है, उसको उन्होंने कायम किया है। भारत में ये निर्माण शुरू होगा। और आज अगर अभी आप थोड़ी देर पहले की खबर देखेंगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके ट्रांसफर की बात चल रही है कि अमेरिका उन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा। तो अमेरिका और भारत के रिश्तों के लिहाज से ये शायद सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। आपने एक छोटी बात ये भी कही कि डेमोक्रेसी की बात हुई, और अमेरिका और जो व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी है, आप इंडिया में जाकर देख लीजिए, सड़क पे दिल्ली में उतर के देख लीजिए, डेमोक्रेसी ही डेमोक्रेसी है। तो क्योंकि मेरा काम ऐसा है यहाँ पर कि मैं अमेरिकी सरकार के तमाम नुमाइंदों से मेरी मुलाकात होती है, जो इनका विदेश मंत्रालय है, जैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कहते हैं, वहाँ पर मेरा जाना होता है, मिलना होता है अधिकारियों से। साथ ही साथ मैं व्हाइट हाउस है, उसके साथ जो इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जो परिषद है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उनसे भी मेरी भेंट होती है। और जो यहाँ के संसद सदस्य हैं, जो अमेरिका में संसद को बोलते हैं, कांग्रेस कहते हैं उसे, तो कांग्रेस पर्सन यहाँ पे, उनसे मुलाकात होती है। तो ये मैं आपको अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि भारत में जो लोकतंत्र की जो गिरती हालत है, वो किसी से छुपी नहीं है। वो लोगों को न केवल यहाँ जाहिर है, बल्कि लोग उसको लेकर बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, और काफी ज्यादा इस बारे में सोच होती है, परेशान भी हैं लोग। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अब इसमें हम करें तो क्या करें, क्योंकि भारत में वो कहते हैं कि देखिए मोदी चुनाव जीत कर आए हैं, और अब भारत जो है दुनिया का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला मुल्क बन गया है। और खास तौर से जब की बात छुपी नहीं है कि चीन को लेकर भारत और चीन में, अरे अमेरिका और चीन में अब दुश्मनी नहीं कहेंगे तो दोस्ती भी नहीं रह गई है। अब उनके स्पर्धा है कि अब दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क और सबसे शक्तिशाली मुल्क कौन सा होगा। तो उसको लेकर उनको समझ में ये आ रहा है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम भारत से दोस्ती करें। और एक आखिरी बात ये कहूंगा, उसके बाद आप बाकी सब लोगों को भी सुनना चाहूंगा मैं, कि एक चीज जो मुझे समझ में आती है, और ये अमेरिका, ये बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है कि अमेरिका को इससे मतलब नहीं होता कि कहाँ पर लोकतंत्र है, कहाँ पर नहीं है। आमतौर पर हमने इतिहास में ही देखा है कि अमेरिका को वही मुल्क ज्यादा पसंद आते हैं जहां लोकतंत्र का हनन होता है, जहां तानाशाह बैठे होते हैं। और अब लोगों ने यहाँ पर कहना शुरू कर दिया है पीछे पीछे हम लोगों से बातचीत में कि देखो भाई, मोदी के होने से हमें फायदा ये है
कि फैसला बड़ी जल्दी हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वहाँ कोई विपक्ष नहीं है और कोई वहाँ पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और ये बात इसलिए सही है क्योंकि जो भी परसों इन्होंने घोषणा की है कि हम अमेरिका जाके $3 बिलियन के ड्रोन खरीदेंगे, आप ये देखिए आज सुबह घोषणा हुई है, अखबार वालों को बुला के बताया है, पीटीआई वगैरह को, और दोपहर में ये खबर आ गई कि जो कैबिनेट कमेटी और डिफेंस है उसने उसको अप्रूव भी कर दिया। तो हम पुराने जमाने में आज से 10, 15, 20 साल पहले एक सिविल सोसाइटी में अखबारों के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए एक रोबस्ट डिस्कशन होता था अमेरिका में कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, रक्षा मामलों में हमें कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कौन से आर्म्स असला क्या चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशंस पर ओपन डिस्कशन होते थे। बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप कहेंगे, ओपन सोसाइटी थी हमारी। अब क्या है कि अब किसी की हिम्मत नहीं है बोलने नहीं, की। वो चीज हम लोगों ने जो है ये भी देखा, जब आपको याद होगा कि न्यूक्लियर डील का मामला आया था, जी सरकार हाँ, गिरने तक की नौबत आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जो है, अब देखिए राहुल गांधी आए थे तो मैं मिला भी था उनसे यहाँ पर, उनके 4-5 कार्यक्रम हुए थे तो हमने रजिस्टर करके हम गए थे उनके कार्यक्रमों में। और वो बंद कमरे में खास तौर से, और सामने भी उन्होंने ये कहा कि भाई विपक्ष जो है बहुत डरा हुआ है भारत में। हम लोगों को बता रहे थे, हम लोग एक जगह बैठे हुए 4-5 लोग उनसे बात कर रहे थे, तो वो बोले कि जिस दिन मुझे लोकसभा से निकाला गया है, बोले हर विपक्षी नेता का मेरे पास फोन आया और बहुत डरे हुए हैं सब लोग। और अब देखिए तमिलनाडु के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। तो ये हालात जो है भारत में, ये अमेरिका में किसी से छुपे नहीं है, सरकार से भी छुपे नहीं है। और दो धड़ हैं यहाँ अमेरिकी सरकार में। एक धड़ ये कहता है कि हमें क्या लेना देना, हमें काम से मतलब है। और एक जो कि हम जानते हैं, एक चीज होती है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो अमेरिका की विदेश नीति तो लगभग एक तरीके से, मोटे तरह से देखा जाए तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही चलाता है वो। उसमें हम एक बहुत बड़े अधिकारी से हमारी बात हो रही थी, अभी 10 दिन पहले पुरानी बात है, बहुत सीनियर अधिकारी, नाम मैं नहीं लूंगा। तो हमें हंस के कहने लगे कि देखिए आपको लगता है ये बाइडन और मोदी की दोस्ती है, बोले ये सिर्फ 2 आदमी हैं, इनकी 2 शक्लों पे मत जाइए। कोई भी राष्ट्रपति होगा और कोई भी प्रधानमंत्री होगा इंडिया का, आज की तारीख में ये रिश्ता जो है ये बिजनेस चला रहा है, अमेरिकन बिजनेस चला रहा है। इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिख रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मोदी जी हमारे अमेरिका, भारत के पैसे जो है वो अमेरिकियों के सामने फेंक रहे हैं, जिससे कि उनको ये सब फायदा हो सके, अमेरिका इनकी जय जयकार करे। और कोई इस पर सिविल सोसाइटी में कोई डिस्कशन नहीं है इंडिया में कि हमारी क्या जरूरत है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या खरीदना है, कौन सा असला चाहिए। अमेरिकियों को ये दिख रहा है कि रूस से हम अलग खींच लेंगे इंडिया को और हम अपना असला ढेर सारा बेचना शुरू कर देंगे। भाई यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल। बहुत चूंकि हमारे जी साथ खास तौर डॉक्टर से मैं मंजू मंजू भी जी हैं। को सुनना जी, चाहूंगा। बिल्कुल, मंजू जी डॉक्टर के मंजू भी हैं। डॉक्टर मंजू, जी अगर आपसे हम समझना चाहें, जिस तरह का एक मंजरनामा अजीत शाही साहब ने पेश किया है, जाहिर है कि आप डिप्लोमेसी की बारीकियों को समझती हैं। आप की नजर से अगर हम इस पूरे विजिट को देखना चाहें, आप इसे किस तरह से देखेंगे? जैसे अजीत शाही जी ने भी कहा, ये एक इम्पोर्टेंट विजिट है, इसको तो हमें मानना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ड्रिवन है कमर्शियल इंटरेस्ट, और जैसे उन्होंने कहा कि डिफेंस इक्विपमेंट की परचेस एंड डॉलर्स गोइंग, वो तो हर एक कंट्री देखता है कि हमें हमारे फायदा है इसमें कि नहीं। उसके बिना इंटरनेशनल रिलेशंस काम नहीं करते हैं। नोबडी टॉक्स टू ईच अदर अनलेस हमारा सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, ना हम बात करेंगे ना वो बात करेंगे। अब देख ही रहे हैं कैसे, और कैसे ऑपोजिशन भी हमारे यहाँ, इन्होंने कहा कि कोई बोल नहीं रहा है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं ऑपोजिशन को फॉल्ट करूंगी कि पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत बॉयकॉट किया। इंस्टेड हमको अच्छा लगता अगर वो वहां जाके अपना जो भी इसको डिस्कशन में डालते, हर एक चीज को, हर एक मुद्दे को, rather than boycott. But anyway, that's a separate issue, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगी। लेकिन कमिंग टू यूएस और इंडिया, ये एक महत्वपूर्ण विजिट है, इसमें हम कोई डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन साथ में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम बिल्कुल किसी के इतना ज्यादा भी, हमको एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। हम बिल्कुल उनकी एक तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अभी भी डिफेंस नीड्स हैं वो अभी भी लिंक्ड हैं, और हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है। रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हमें रखने ही पड़ेंगे, और चीन हमारा नेबर है, हम उसके साथ हम बिल्कुल बिगाड़ के और अलग नहीं हो सकते। ठीक है, हमारे इंटरेस्ट में है कि इंडो पैसिफिक रहे, और हमें एक टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो ये हम यहाँ बनाने, हमें ट्रांसफर मैं नहीं कहूंगी, बट थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। पूरी ट्रांसफर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंट्री करता है, रूस ने भी नहीं किया हमारे साथ कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो लेकिन साथ में ही हमारे हित में है कि नहीं है, हमें ये देखना है। और हमेशा एवरी रिलेशनशिप में एक गिव एंड टेक होता है, उसके बिना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते रिलेशनशिप। और हम देख रहे हैं चीन जो हमारे साथ यहाँ
थोड़ा अग्रेसिव पोस्चर पे है बॉर्डर पे, तो हमें चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि रूस भी उनकी तरफ जा रहा है, तो हम बिल्कुल आइसोलेट नहीं हो सकते हैं वर्ल्ड में। और इंडो पैसिफिक में भी हम देख रहे हैं कि वहां पे भी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को भी थ्रेट है, और हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड माना जा सकता है इंडो पैसिफिक एरिया, तो वहां पे भी हमें इंडिया को इनडायरेक्टली एक थ्रेट है जो हमें बिल्कुल काउंटर करने के लिए हमें भी जरूरत है यूएस की, क्योंकि यूएस वहाँ स्ट्रॉन्ग पावर है, उनके सारे वहाँ पे बेसिस भी हैं। तो एक जरूरत हमारी भी है कंट्री की, और हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट और हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में हम जहाँ मैच करेंगे, हम बिल्कुल उनके साथ हमें अपने रिलेशनशिप बढ़ाने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इस विजिट में ये जरूर ये सब चीजें डिस्कस की जाएंगी। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन का मुद्दा है, यूक्रेन का मुद्दा है, तो वो हमने बिल्कुल एक बैलेंस व्यू लिया है जो हमारे हित में है, और हमने कहा है कि वॉर को रोकना चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से वॉर को रोकना चाहिए। तो ये कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको, लेकिन मेरा मानना है बहुत लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि यही सही है, हमने ना कोई साइड नहीं लिया, हमने पक्ष नहीं लिया है। और कभी कभी पहले भी आप हम जब नॉन लाइन के उसमें थे हिस्से लीडर वन ऑफ द लीडर्स, तो तब भी हम यही वी डिडंट वांट टू अलाइन, और इस वक्त भी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हम एक सॉर्ट ऑफ पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जो मुझे लगता है इंडिया के हित में। अच्छा, एक चीज जिस तरफ जो है अभी अजीत शाही साहब इशारा कर रहे थे कि हिंद महासागर से लेकर के अंतरिक्ष तक कई तरह के डील होनी है, कई तरह के समझौते होने हैं। आखिर जाहिर है कि चाइना जिस तरह से अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है, ये अमेरिका बखूबी इस चीज को समझ आए, और शायद यही वजह है कि भारत को इतनी अहमियत और इतनी तरजीह दी जा रही है। और क्वाड भी इसीलिए गठित किया गया था कि किसी भी तरीके से जो है चाइना के जो बढ़ती हुई ताकत है उसको कंट्रोल किया जाए, और भारत उसमें कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर सकता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये किस तरह से आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्वाड का भी एक अपना महत्व है और इम्पोर्टेंट है, और मैसेज भी भेजना होता है हर एक चीज में। जरूरी नहीं कि उसकी हम बिल्कुल लड़ाई पे उतर आएंगे, लेकिन एक मैसेजिंग भी होती है कि हम साथ में खड़े हैं। और इंडो पैसिफिक एरिया में यस हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज किए तो हम साथ में हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और जैसे आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस में या चाहे पॉलिटिक्स में ले लो, कहीं भी ले लो, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। हम अभी देख रहे हैं यूएस एंड चीन का भी हम देख रहे हैं कि अब शायद वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे ब्लिंकन हैं। साहब जी, ब्लिंकन साहब विजिट कर रहे हैं। हाँ, ब्लिंकन साहब जा रहे हैं, तो इससे परमानेंट कोई हम ये नहीं सोच के चलें कि परमानेंट एनिमीज हैं वो। सबका परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं एज से, सो परमानेंट इंटरेस्ट है, तो इसलिए हमें भी अपना अवेयर रहना चाहिए इस बात के लिए, और केयरफुल रहना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए। एंड अपने सॉर्ट ऑफ ब्लाइंडली किसी भी साइड पे हम नहीं फॉलो करेंगे, और नहीं करना चाहिए। और मैं देख रही हूँ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो हमारा पॉलिसी है, और हमने ये भी प्रमोट कर रहे हैं कि मल्टी अलाइनमेंट एंड मल्टी लैटरल प्लूरीलैटरल काइंड ऑफ वर्ल्ड जो बनता चला जा रहा है, उसी में हम लोग उसी में काम कर रहे हैं। एससीओ में आप देख रहे हैं हम रूस और चीन के साथ भी काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान भी वहां पे आया था, लेकिन एजेंडा अलग अलग है इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का, लेकिन जहां इंडिया का हित है वहां हमें बिल्कुल मौजूद रहना चाहिए और अपना व्यू आगे देना चाहिए। बिल्कुल। अंदर जी। चूंकि हमारे साथ डॉक्टर असलम साहब हैं कैलिफोर्निया यूएस से, डॉक्टर असलम आपसे चीज को समझना चाहेंगे कि अमेरिका बराबर ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, बार बार मजहबी आज़ादी की बात करता है, और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को लेकर के कई तरह की रिपोर्ट्स भी पिछले कुछ समय में जो है एक के बाद एक सामने आई हैं, और उसमें सीधे तौर पर भारत सरकार, मोदी सरकार के ऊपर एक तरह से सवालिया निशान लगाए गए हैं। पिछली रिपोर्ट अगर देखी जाए तो उसमें सीधे तौर पर तकरीबन 20 घटनाओं तक का जिक्र किया गया है। एक तरफ अमेरिका ये कहता है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरफ इशारा कर रहे थे अजीत शाही, दूसरी तरफ जो है अमेरिका ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि लोकतंत्र को अगर समझना है आप राजधानी दिल्ली चले आइए, वहां समझ लीजिए। आप एक तरह से क्लीन चिट भी दे रहा है। ये जो डबल पॉलिसी है, डबल स्टैंडर्ड है, ये किस तरह की चीज है? देखिए, दो तीन चीजें जहन में रखें। जी। एक तो ये कि ये जो दौरा है ये हिंदुस्तान की वक़ार को और आगे बढ़ाएगा।
ये कोई मामूली दौरा नहीं है, इस लिहाज से कि हिंदुस्तान की अहमियत को और हिंदुस्तान की कुव्वत को तस्लीम किया जा रहा है अमेरिका में, और उनसे कहा जा रहा है उस मुल्क के वज़ीर आज़म से कि वो अमेरिकी अवाम को अपना मुस्तकबिल का नक्शा बताएं, आने वाले हालात के बारे में जिस तरह का हिंदुस्तान वो बनाना चाहते हैं उसको बताएं। तो इस लिहाज से इस दौरे की इफादियत को और इस दौरे से जो हिंदुस्तान को वक़ार मिलेगा उसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन इस दौरे के पीछे 5 अवामिल हैं जो उनको हमारे जहन में रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि अमेरिका किसी तरह से चाइना को कंटेन करना चाहता है उस रीजन में, और चाहता है कि वो अपने पैर इतना ना फैलाए कि अमेरिका के लिए मसला हो जाए चादर को हटाना। तो एक तो हिंदुस्तान इस सिलसिले में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। दूसरा वो ये कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी लिए बगैर डिफेंस के जो वेपन्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लेने के लिए तैयार है, और ये अमेरिका का मफाद है कि बगैर टेक्नोलॉजी को शेयर किए, बेसिक टेक्नोलॉजी उसको शेयर किए, क्रूशल टेक्नोलॉजी को शेयर किए बगैर जितना ज्यादा से ज्यादा मफाद और फायदा हासिल कर सकता है। तीसरा जो एक बड़ा फैक्टर है जिसने कि इस विजिट को स्टेट विजिट बनाया है, वो अजीब व गरीब लगती है बात, लेकिन वॉशिंगटन में जो लोग बाखबर हैं वो बताते हैं कि अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स काउंसिल, जो कि एक बहुत बड़ा दखल रखती है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, उसने अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी व्हाइट हाउस पर खासा दबाव डाला इसको स्टेट विजिट बनाने के सिलसिले में। बाइडेन की जो दोस्ती है नेतन्याहू से या इसराइल से वो कोई ढकी छुपी नहीं है, वो अपने आप को एक ओपनली ज़ायनिस्ट कहते हैं। तो ज़ायनिस्ट लॉबी जो है उसने खासा किरदार अदा किया, और कांग्रेस मैन जो है मुख्तलिफ उनको उसने कॉल भी किए और उनको कहा कि इस सिलसिले में प्रमोट करें इस आइडिया को कि वो स्टेट विजिट बने। तो इसमें इसको भी उन्होंने ध्यान में। चौथी चीज जो है इसको कि अमेरिका ने तस्लीम किया है व्हाइट हाउस ने कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, इस इलेक्टोरल प्रोसेस में हिंदुस्तान से और बीजेपी और आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद उनका जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो दीगर रिलीजियस कम्युनिटीज और दीगर एथनिक कम्युनिटीज के मुकाबले में कहीं ज्यादा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। और उनको ये खदशा हो गया था जब प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे कि मोदी साहब उनके कैंप में मुस्तकिल चले गए हैं, जिसकी वजह से पिछले इलेक्शन में इंडियन जो लॉबी है बीजेपी या आरएसएस की, उसका कंट्रीब्यूशन डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत नॉमिनल था, कोई ज्यादा नहीं था। बावजूद इसके कि 4 यूएस कांग्रेस के लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो आते हैं कांग्रेस में, उसके बावजूद भी उनको ये एहसास हुआ। तो ये फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है रिलीजियस फ्रीडम और मजहबी आज़ादी, इस सिलसिले में तो अमेरिका इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मोदी साहब के दामन पे खून के चंद धब्बे हैं अमेरिका, लेकिन अमेरिका खून के धब्बों की परवाह नहीं करता। उसने नेतन्याहू को भी बुलाया था वहां बोलने के लिए। उसने हर उस शख्स को जिसने कि ह्यूमन राइट्स को पामाल किया है, और वो गल्फ के कंट्रीज हो चाहे दुनिया के किसी और इलाके को, उसने उनको भी बुलाया इसलिए कि उसके मफादात उसमें थे, और उस सिलसिले में यानी कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिकी हुक्काम इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। वो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि इन लोगों का एजेंडा क्या है। वो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि किस तरह से इस मुल्क को वो अपनी मजहबी जुनूनियत के नतीजे में तबाह करने पे तुले हुए। लेकिन उस तबाही से पहले वो चाहते हैं कि जितना से ज्यादा बटोर लिया जाए इस हुकूमत के जरिए, वो बटोर लें। उसमें उनका अपना फायदा है, उनकी जॉब्स हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तमाम चीजें हैं। और इस सिलसिले में हिंदुस्तान जो है बहैसियत मजमूई
जो जिम्मेदारी होती है ब्यूरोक्रेसी की, जो जिम्मेदारी होती है फॉरेन सर्विस की, वो इस नुक्ते को नहीं समझ पा रहा है कि अमेरिका को मोदी से कोई दिलचस्पी नहीं, अमेरिका को हिंदुत्व से कोई दिलचस्पी नहीं, अमेरिका को इस बात से दिलचस्पी है कि किस तरह से उसके माशी मफादात और उसके दिफाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, और उस सिलसिले में वो किसी हद तक पे जाने के लिए तैयार है। ये वही अमेरिका है जिसने अपार्थाइड को सपोर्ट किया था, ये वही अमेरिका है जिसने किसी जमाने में हिटलर को भी सपोर्ट किया था, ये वही अमेरिका है जिसने कि नेतन्याहू को मुस्तकिल सपोर्ट किया, ये वही है जिसने निकरागुआ में सब कुछ करवाया, जिसने पेरों, ये सब तारीख वाक़ के 92 ममालिक की हुकूमतों को जिसने तब्दील किया है पिछले 70 साल में, ये वही अमेरिका है। इसके अपने मफादात हैं और इन मफादात को वो कभी भी उन पे कम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सवाल ये था कि हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी और फॉरेन सर्विस क्या वाकई इतनी दूरअंदेश है कि वो इस खेल को समझ सके और इसमें अपना रास्ता निकाल सके। इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब अमेरिका के हाथ में खेल रहे हैं। ठीक है, बज़ाहिर और हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। अदीब साहब, आपसे एक छोटा रिएक्शन इस पर चाहेंगे, फिर हम जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया है डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब ने, मंजू सेठ साहिबा से भी इस पर रिएक्शन लेंगे। अदीब साहब। तो काफी सारी बात की असलम साहब ने, आप किस बात पे, किस स्पेसिफिक किस बात पर आप रिस्पांस चाह रहे थे? नहीं, जिस तरह की बात जो अभी असलम अब्दुल्ला साहब ने कही है कि क्या भारत की जो ये डिप्लोमेटिक लॉबी है, वो जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं, जो उनकी एक सोच होती है, उसको कितना समझ पा रही हैं, किस तरह से उसे आगे लेकर के जाएंगे, हम उस पर रिएक्शन लेंगे। अदीब साहब, छोटा सा एक रिएक्शन आपसे। जी जी, तो जैसा कि आपसे पहले अजीत जी, आपसे नहीं, मोहम्मद अदीब साहब से। अच्छा, ठीक, श्योर। हाँ, देखिए, ये दो सेपरेट इशू हैं जी। एक तो ये कि डेमोक्रेटिक राइट्स है, ये जो अजीज शाही साहब ने इस वक्त तफसील से बताया। देखिए, दोनों मुल्कों को इस वक्त एक दूसरे की जरूरत है। वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है इस वक्त। जो उनका, अब आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, अमेरिका का सबसे करीबी अलाई सऊदी अरेबिया, जहां आप के कभी हाथ काट दिए जाएं, कभी पैर काट दिए जाएं, और तो सब कुछ होता है वहां, लेकिन अमेरिका का चहीता वो था। अब वो रशिया जा रहा है, और इधर जो सिनारियो बदला है, जिसमें रशिया और चाइना और यूक्रेन के मसले पर पूरी दुनिया का फिर एक नया तबका, यानी जो तब उम्मीद नहीं थी कि भाई तुर्की में वो अर्दगान फिर वापस आ जाएंगे, जो उस लॉबी रशिया की तरफ जा रहे हैं नाटो के मेंबर होके। हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है, इसको कोई मुल्क छोड़ ही नहीं सकता है। आप अवाम की बात अलग छोड़ दीजिए, हुकूमतें हिंदुस्तान को वापस कोई छोड़ने की उम्मीद ही नहीं है। मैं तो ये सारा क्रेडिट उस वक्त, वो बहुत जमाने से कहता हूं कि जो मनमोहन सिंह का क्रेडिट था कि उसने हिंदुस्तान को एक मार्केट बना दिया। हम लोग अपनी जवानी में ये सुनते थे कि भाई ये फकीरों का मुल्क है, खाए जा रहे हैं, दुनिया का पैसा खा रहे हैं, लेकिन वो जो मार्केट बन गया, इतनी बड़ी मार्केट, उसको दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ सकता। अमेरिका को हिंदुस्तान के साथ आना है। हिंदुस्तान में भी इस वक्त जरूरत है उनको, बहुत अहम, जैसे बताया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मुझे एक, क्योंकि सियासी गलियारों में घूमता हूँ, हिंदुस्तान के लिए एक ये फायदे का सौदा तो होने जा रहा है, लेकिन इसकी निगाह कुछ और भी है, क्योंकि इलेक्शन भी है। एक विश्व इलेक्शन गुरु अमेरिका को में जो भी क्रिएट किया आएंगे गया और है, भारत में भी हैं। जी, विश्व गुरु जो बनेंगे वो, जिसके लिए यहाँ हिंदुस्तान में चर्चे हो रहे हैं, उसका भी एडवांटेज वो उठाएंगे। लेकिन जैसा सबने कहा, और ये बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज को समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स का मसला हो या डेमोक्रेसी का मसला हो, जहां मुल्कों के अपने इंटरेस्ट हैं, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है, हमको भी अपना इंटरेस्ट देखना है, हमारे कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना है। ठीक है। ये दौरा जो है, ये तारीखी दौरा है, जैसा कहा गया है। और मैं समझता हूँ कि
इसके जो आफ्टर इफेक्ट हम लोग हिंदुस्तान में झेलेंगे वो एक अलग होंगे। एक आम रिक्शे वाले को नहीं मालूम है कि हमें फौज की कितनी जरूरत है, असलहे की कितनी जरूरत है। आम रिक्शे वाला ये समझेगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जब गया तो उसको साहब इतने बड़े एजाज दिए गए, विश शुरू हो गया, और फिर वो उसको इस्तेमाल हिंदुस्तान में जिस तरह से करेगा वो पहलू हम लोगों का देखने का है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको अदीप पूरे साहब, सिनारियों को देखना पड़ेगा। हाँ अदीप पूरे साहब, दुनिया का नक्शा बदल रहा है। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि सऊदी अरेबिया और ईरान एक एकजुट साथ हो बैठ जाएंगे, जाएंगे। बिल्कुल एकजुट हो जाएंगे। ये मंजू सेठ कभी साहिबा, सोचा ही नहीं था। बिल्कुल मंजू जी। सेठ साहिबा, जिस तरफ इशारा किया जो हम समझना चाह रहे थे, बहुत कम शब्दों में जानना चाहेंगे। असलम साहब ने जिस तरफ इशारा किया है कि क्या भारत की डिप्लोमेसी इस चीज को समझ पाएगी? बिल्कुल हम समझते हैं, क्योंकि हम जहाँ भी कमर्शियल काम जहाँ भी हम जाते हैं, हम देखते हैं कमर्शियल इकोनॉमिक जो ट्रेड और ट्रेड की जो बात होती है उसे हमेशा इम्पोर्टेंस दिया जाता है हर एक देश में। हम अपना देखते हैं हित और वो अपना हित देखते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट ये चीज है। लेकिन हाँ, इट्स नॉट द ओनली फैक्टर, ये मैं आपको बताऊंगी जरूर, बट बहुत एक इम्पॉर्टेंट अहम फैक्टर है बायलैटरल रिलेशंस में। लेकिन ये मैं नहीं कह सकती कि कंप्लीटली इसी की वजह से पूरा हमारा बायलैटरल रिलेशन बेस्ड है किसी भी कंट्री के साथ। और अमेरिका के साथ भी डायस्पोरा हमारा बहुत वहाँ पे स्ट्रांग है, गुड पोजीशंस में है और इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में है इस वक्त, और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी को वहाँ की भी, और हमारी कंपनीज ने भी जाके वहाँ किया है। तो इसलिए एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट नॉट द ओनली फैक्टर। और ये हम अच्छे भी समझते हैं, बहुत डिप्लोमैट्स भी शुक्रिया। समझते हैं, चूंकि और हर तरह से। समय खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े।